अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1007वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने बताया था फ़ातिमा अब्दुल लतीफ़ जो मद्रास आईआईटी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, एक तालिबा, उसके ऊपर प्रेशर ये था कि पिछले साल उस मरहुमा ने पूरे आईआईटी के अंदर टॉपर रही थी, मतलब पहला नंबर लिया था, और इस साल उसके ऊपर प्रेशर वही टॉपर आने का था। अब वो बेचारी सेकंड नंबर से आई तो उसके प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने ख़ुदकुशी की और उसका जो नोट है उसके अंदर उसने उस प्रोफेसर का ख़ास तौर पे तस्करा किया जिसने उसको 2 मार्क्स कम दिए थे, और वो 2 मार्क्स कम मिलने की वजह से वो टॉपर की बजाय सेकंड नंबर पे आ गई। एक छोटी सी बात है, ये सिर्फ 2 नंबर की वजह से उस बच्ची ने अपनी जान दी है, ये बात आप सब लोग याद रखो। ये ख़ुद उसके वालिद साहब ने कहा है, और जो उसका नोट मिला है उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसके अंदर उसने ये सब सारे डिटेल्स लिखे हुए थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने ये बताया था, अब आज हम आपको ये बताएंगे कि भेदभाव किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं। इसलिए कि हमारे हज़ारों बच्चे ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पर अक्सरियत दूसरे कौमों के बच्चों की होती है। ऐसे ही लाखों मुसलमान ऐसे ऑफिसेस के अंदर जॉब करते हैं, ऐसी कंपनियों में जॉब करते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे मुसलमान बिल्कुल नाम के लिए होता नहीं है और वहाँ पे सारे गैर भरे हुए होते हैं, उसको ऐसा फील होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं और उसका इलाज क्या है। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन आपको शक की बीमारी हो चुकी है, या आपको जो है क्या कहेंगे उसे, एक तरह से आप निगेटिव बन चुके हैं, आपको फील हो रहा है इस तरीक़े से। तो प्रॉब्लम ये होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे फ़ातिमा जो मरहुमा बच्ची है जिसने ख़ुदकुशी की, उसके केस में क्या हो गया, उसके केस में यही हुआ कि उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। वो प्राइमरी स्कूल में पहले नंबर से टॉपर थी, हाई स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर, अब आईआईटी में भी टॉपर हुई, दूसरे साल सेकंड में आई, तो उसको ऐसा लगा यार मैं तो टॉपर हूँ, टॉपर मतलब उसको टॉप पे रहने की आदत थी। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया, सेकंड नंबर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों को पहले तो यार इतना प्रेशराइज मत कराओ, उनके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, इतना उनके ऊपर बोझ मत डालो, उनसे इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत रखो कि बच्चे जो है इस तरीक़े का कदम उठा सके। जैसे हमारे समाज में आज ये आम हो चुका है कि जब कि कोई मेहमान घर पे आते हैं या लोग अपने बच्चे को कहीं पे शादी वगैरह फंक्शन में लेकर जाते हैं, तो सारे लोगों के सामने वो अपने बच्चे को इस तरीक़े से हाईलाइट करते हैं कि बस खाली बेटा उन्हीं के पास में है, बाकी ने तो सब ने जो है वो झाड़ से तोड़ के लेकर आए हुए हैं, बाकी की औलादे नहीं है, बेटा खाली उनका अपना ही है या बेटी उनकी अपनी ही है। वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को खुद, यानी उनकी मेंटालिटी, उनकी नफ्सियात जब किसी के सामने वो अपने बच्चे को हाईलाइट करेंगे तो इस तरीक़े से करते हैं। माशाअल्लाह ये हमारे बेटे हैं मोहम्मद रफ़ीक, इन्होंने प्राइमरी में भी टॉप किया, हाई स्कूल में भी टॉप किया, और उसके बाद में इनका जो है फुलाने इसमें भी टॉप पे नंबर आ गया, और हर चीज़ में टॉप ही है ये। अभी तकरीर के मुकाबले में भी इन्होंने नंबर लिए थे, तो हर एक इसमें ये पहले नंबर से ही कामयाब होते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो जो बच्चा है, वो बच्चा, उसको लगता है कि बस मैं तो टॉप पे बैठने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर जब वो फेल हो जाता है ना, तो फिर वैसा बच्चा वो अपने आप को घर में कैद कर लेता है। वैसा बच्चा अपने आप को एहसासे कम तरीके शिकार में मुब्तला समझता है। ऐसा मत करो, बल्कि आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो सबको एक साथ में उनका तारुफ कराओ। और प्रॉब्लम ये भी होता है कि माँ बाप जो है ना, एक आदमी को 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो चारों पाँचों में खाली एक को ही लेके बैठा हुआ है, एक को ही पकड़ के बैठा हुआ है, और बाकी बच्चों की अगर ये कह रहा है ये तो बाकी ऐसे ही है बोले, तो वो खुद बाप और वो माँ अपने बच्चों को एहसासे कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को लगता है यार हम तो बेकार ही है,
हम तो ऐसी पैदा हो गए हुए हैं घर के अंदर, पैदा हुए भी या नहीं हुए, या माँ बाप ने हमको मच्छी का जाल फेंक के जो है नदी में से लेकर आए, पता नहीं कुछ, क्या झाड़ पे से तोड़े, क्या मालूम, क्या हम क्या इनकी औलाद नहीं है क्या? तो हर बच्चा आपका अपना बच्चा है। सारे बच्चों को आप सबको साथ में लेकर चलो, सारे बच्चों का तारुफ एक साथ में कराओ। एक को जब आप प्रेशराइज कराओगे ना, तो इस तरीके से उसके हालात पैदा होंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पहली चीज़, हमारे बहुत सारे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, देखो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुल्क का जो कानून है उसके एतबार से, चाहे आप कॉलेज में रहो, यूनिवर्सिटी में रहो, किसी ऑफिस में रहो, कोई भी पर्सन वो आपके ऊपर मज़हब को लेकर, रंग को लेकर, नस्ल को लेकर आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप उसके अगेंस्ट में तहरीरी तौर पर एक एप्लीकेशन दे सकते हो। किसको दोगे? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को दो। कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ आपके मज़हब को लेकर, आपके रंग को लेकर, आपकी नस्ल को लेकर किसी तरीके की टिप्पणी करता है, उसका इलाज है ये। अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनको बुलाने के बाद तहरीरी तौर पर नाम के साथ, और उसकी एक कॉपी आप अपने पास में रखो, महफूज रखो अपने पास में भी, और उसके अगेंस्ट में इस तरीके का दो। लेकिन अगर किसी ने आपको नहीं कहा, आपने सुने नहीं, और लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप ज़बरदस्ती जाके लोगों से भिड़ रहे हो, उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, और आप लोगों को जाके ये कह रहे हो तुम लोग मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे थे, तो फिर अब आपको नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। अब आपको जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुका है, आपको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। वजह यह है, कोई आपको अगर कहता है तो ही आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते। आपको किसी ने नहीं कहा, लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उनको फ्रीडम है, आप उनको जाके नहीं रोक सकते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान जो कंपनियों में जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, याद रखो ये भी हमारे मुल्क का कायदा है, कानून है। उसके अलावा जो कंपनियों में आप जॉब करते हैं, कंपनियों का खुद का अपना जो है एक कोड होता है, उनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसके तहत में कोई भी एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी किस्म की मजहबी टिप्पणी नहीं कर सकता। अब इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम तो ये है कि आप चाहे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक मुसलमान होने के नाते से आपने उसके रूल्स रेगुलेशंस को, उसके ड्रेस कोड को, उसके सारी चीज़ों को फॉलो करना ये ज़रूरी है आपके लिए। आप सारी चीज़ों को फॉलो करो। कभी भी आप अपनी तरफ से 19 मत बनो, आप अपने काम पे पूरा कंसंट्रेट करो। अगर लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, आप उसका टेंशन मत लो, और किसी को भी आपको भी बोलने का कोई हक नहीं है। कोई दूसरा एम्प्लॉय भी आपके दाढ़ी के ऊपर, आपके टोपी के ऊपर, आपके लिबास पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है। सिर्फ आपका मैनेजर एक ऐसी शख्सियत या ऐसी हस्ती या ऐसा जिम्मेदार है उस कंपनी के अंदर जो आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है। ये उसका राइट है, ये उसका हक है, ये वो आपसे पूछ सकता है क्योंकि वो आपका जिम्मेदार है। तो आप उसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। ये नहीं है आप उसके साथ में लड़ रहे, झगड़ रहे, उसने पूछते ही आपने उसके ऊपर ब्लेम कर दिए, इसने तो मेरे ऊपर मजहबी कमेंट कर दिया, ये तो मज़हब के नाम पे मेरे साथ में लड़ाई झगड़े कर रहा है। ऐसा मत करो, वरना प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, कोई आपके ऊपर मजहबी कमेंट नहीं कर रहा है, किसी ने आप पे टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपको शक की बीमारी हो चुकी है, आप खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुके हैं, और आपको ऐसा महसूस होता है यार मेरे पीठ पीछे जो है मेरे दाढ़ी के बारे में बात कर रहे थे, मेरे पीठ पीछे यार मेरे बारे में कुछ तो भी बात कर रहे थे। तो ये आप मरीज़ है, आप पेशेंट है, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। इसलिए कि मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली आजकल जो है ना, आजकल ये शक की बीमारी पहले ज़माने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं। एक इंसान को लगता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो पेशेंट बना हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे कैसे पेशेंट बने हुए हैं साइकोलॉजिकली। लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि वो पेशेंट है, लेकिन वो पेशेंट बने हुए हैं। अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। मेरा एक दोस्त
उसका एक जगह पे रिश्ता तय हो गया, उसकी मंगनी हो गई एक जगह पर। और बेचारा जो है व्हाट्सअप के ऊपर स्टेटस रखने की उसको आदत थी। व्हाट्सअप के ऊपर स्टेटस वो चेंज करते रहता था। तो मेरे उस दोस्त ने एक दिन जो है अपने व्हाट्सअप के ऊपर एक भैंस का उसने स्टेटस रखा, और ऊपर लिखा हुआ है, वो भैंस ये कह रही है लोगों से, बोले लोगों तुम गाय को अपनी माता कहते हो, अरे मुझे भी कम से कम मौसी कहो, इसलिए कि जब गाय तुम्हारी माता है तो मैं भी तो मौसी हूँ, क्योंकि मैं भी तुमको दूध पिलाती हूँ, तुम सुबह से शाम तक मेरा दूध इस्तेमाल करते हो, चाय में मेरा दूध इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे सारी ज़रूरियात को मैं पूरा करती हूँ, तो तुम मुझे मौसी क्यों नहीं कहते हो। वो इस तरीके का स्टेटस था। अब वो स्टेटस रखने के बाद में जिस लड़की के साथ में इसकी मंगनी हुई थी उसने इसको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में इसके साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगी। बोले तुमने ऐसा स्टेटस क्यों रखा। इसने बोला भाई मैं एक मिजाहिया इंसान हूँ, मतलब मैं कॉमेडी पसंद इंसान हूँ, मेरे को लोगों को हंसाने की, जोक्स लतीफ़े मेरे को आदत है, और मेरा नेचर वैसा ही है। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को पता है कि मैं उसी टाइप का इंसान हूँ। मेरे को लतीफ़े जोक्स वो सब अपने स्टेटस पे रखने की, अपने फेसबुक पे शेयर करने की आदत है मुझे। अच्छा, मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो चिल्ला चिल्ला के मोबाइल पे बात कर रहा है। अब उसकी बातचीत वगैरह सब कुछ होने के बाद जब मैंने उससे पूछा, मैं बोला क्या है बाबा, क्या चल रहा था तेरा फ़ोन के ऊपर। बोले कुछ नहीं यार, जिसके साथ में मेरी मंगनी हुई है उसका बोलना ये था कि तुमने ये जो भैंस का फ़ोटो रखा है और उसको जो मौसी लिखा है, तुमने मुझे टोंट मारा है, मेरे ऊपर कमेंट किया है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं भैंस हूँ और तुमने मुझे मौसी लिखा हुआ है। मैं बोला भाई तेरे मोबाइल में, तेरे फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग हैं। उसने बोला सैकड़ों लोग होंगे, कम से कम मैं जो स्टेटस रखता हूँ 150-200 लोग तो उसको देखते ही होंगे, मेरे दोस्त है, घर वाले हैं, फ्रेंड्स है। मैं बोला जब इतने लोग देखते हैं तो उसको बोल कि भाई इतने लोग जो है उन्होंने देखे, उतनों में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने किसी के ऊपर कमेंट किया है। उसने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में उस लड़की को समझाने लगा, भाई मैंने जो भैंस का फ़ोटो रखा था मेरे माँ बाप को बुरा नहीं लगा, मेरे दोस्तों को बुरा नहीं लगा, साथ में काम करने वालों को बुरा नहीं लगा, किसी को भी ये नहीं लगा कि मैंने किसी के ऊपर टॉन्ट मारा हूँ। ये 150-200 में तू अकेली ऐसी है जिसको लगा कि मैंने तुझे कहा हूँ और तुझे मौसी लिखा हूँ। वो कहने लगी कि हाँ तूने मेरे ही लिए लिखा है, मैं सब समझती हूँ, मेरे को सब मालूम है, मैं तेरे नस नस से वाकिफ़ हूँ, मैं पूरी तरह से सारी चीज़ों को जानती हूँ, पहचानती हूँ। अब वापस से एक दूसरा झगड़ा शुरू हो गया। बहरहाल हम लोग चाय वगैरह पीकर फारिग हुए। उसके बाद में मैंने मेरे दोस्त से कहा, मैं बोला भाई तेरे ज़िंदगी की गाड़ी बहुत मुश्किल दिख रही मुझे, इसलिए कि मैं बोला वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, उसको पहले फुर्सत में विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। बग़ैर उसके इलाज के अगर तूने उससे शादी किया ना तो तेरे को जाके भर्ती होना पड़ेगा वहाँ पे, उसका रह जाएगा एक तरफ, तू बन जाएगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का पेशेंट और तुझे ले जाके वहाँ पे एडमिट कराना पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है, ऐसी औरत बीवी बनाना तो दूर, घर में पोछा मारने के भी काम की नहीं है, काम वाली बाई बोल के भी रखने के लायक नहीं है। तू क्या ज़िंदगी गुजारेंगा उसके साथ में जो तेरे स्टेटस के ऊपर से उसके हज़ार मतलब निकाल रही है। शादी के बाद में तो तूने हाँ बोला तो उसका यहाँ मतलब निकालेंगी, तूने वहाँ बोला तो उसका अलग मतलब निकालेंगी, तूने पानी मांगा तो उसका अलग मतलब निकालेंगी, तेरी लाइफ जहन्नुम बन जाएंगी। उससे बेहतर ये है कि तेरा निकाह हो तो उसको रवानगी के आदाब दे दे। मैं तेरे खैरियत और आफ़ियत के एतबार से बता रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा जो आज का ज़माना है, इस ज़माने के अंदर ये मसाइल जो पैदा होते हैं, एक होता है भेदभाव करना और दूसरा होता है भेदभाव का शक करना और तीसरा होता है भेदभाव के झूठे इल्ज़ामात लगाना। वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मुसलमानों के शहर के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़बर मशहूर हो गई कि 2 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया। रात में वो 12-1 बजे कहीं पे सफ़र कर रहे थे और उनकी बाइक के ऊपर उनको रोक कर उनसे ज़बरदस्ती नारेबाजी कराई गई। ये ख़बर मशहूर हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हमारे एक अज़ीज़ दोस्त, बड़े आलिम दीन हैं,
उसी शहर के अंदर माशाअल्लाह बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं। जब वो इस मसले के हल के सिलसिले में गए तो जो हमारे बेचारे गैर मुस्लिम भाई थे, हाथ जोड़कर और पेट में मुंडी डालकर उन्होंने हमारे उस आलिम दीन से कहा, बोले हज़रत हमने ऐसे कोई नारे वारे लगाने नहीं लगाए, हमारा और उनका झगड़ा चल रहा था गाड़ी के यू टर्न के ऊपर से। हम लोग एक जीप में थे और हम लोग गाड़ी को यू टर्न ले रहे थे और वो लोगों को जाने में थोड़ा लेट हो गया, तो उन्होंने जाते जाते हमारे बाप और भाई को गालियां दिए। और फिर हमने जब उनसे कुछ कहा और हम लोग जब गाड़ी के बाहर निकले और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम लोगों को घेर कर इस तरीके से नारेबाजी करने लगाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, अपने आप को पेशेंट मत बनाओ। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।